दुरूद शरीफ पढ़ लें। सीवीपी से पहले मैंने कहा था दो चीजों की बता रहा हूँ कैलकुलेशन, एक वो ग्रोथ, वो वॉल्यूम चेंज और इन्फ्लेशन डालना था, और एक चीज है हाई लो मेथड। हाई लो मेथड हाई लो मेथड इस्तेमाल होता है फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट्स अलग अलग ढूंढने के लिए। किसी भी यानी अगर किसी भी कॉस्ट का ग्रैंड टोटल है तो टोटल कॉस्ट के दो हिस्से हैं। ये वो बचपन में कॉस्ट अकाउंटिंग के शुरू शुरू के लेक्चर में बताई थी बात। टोटल कॉस्ट के दो हिस्से हैं, या तो वो टोटल फिक्स कॉस्ट है और या वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है। और इसको मजीद तोड़ूं तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट, क्योंकि फिक्स कॉस्ट की असल हालत ही टोटल फिगर है, और टोटल वेरिएबल कॉस्ट की ओरिजिनल हालत ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट नहीं है, इसकी ओरिजिनल हालत है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है या आर है इनटू टोटल यूनिट्स, और ये यूनिट की जगह आर भी हो सकता है। और इसमें अगर मजीद अंग्रेजी छोटी करें तो y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। y क्या हुआ? टोटल कॉस्ट, a टोटल फिक्स कॉस्ट, b वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, और x टोटल यूनिट्स। और ये जो सबसे आखिर में इक्वेशन बना के लिखी है इसको टोटल कॉस्ट फंक्शन भी कहते हैं। ये जो आखिर में लिखा ना y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, इस चीज को टोटल कॉस्ट फंक्शन कहते हैं। सवाल लिखें। अच्छा 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 अच्छा।
जी ठीक है, नोटेड। इफ y इज इक्वल टू 60,000 प्लस 15x, देन कैलकुलेट टोटल कॉस्ट फॉर प्रोडक्शन ऑफ 25,000 यूनिट्स। हाँ जी, 435,000, y इज इक्वल टू 60,000 प्लस 15 इंटू 25,000। तो A है टोटल फिक्स कॉस्ट फॉर अ पीरियड और B है वेरिएबल कॉस्ट पर समथिंग। तो हमें इस इक्वेशन का क्या फायदा, बिजनेस को अगर ये इक्वेशन पता हो अपने बिजनेस प्रोसेस से रिलेटेड, तो वो डिफरेंट एक्टिविटी लेवल्स के ऊपर प्लानिंग है, ये बेसिकली बिजनेस प्लान करना चाह रहा है। तो अगर बिजनेस ये अपनी इक्वेशन जान पाए तो उसकी प्लानिंग में क्या हेल्प होगी कि वो डिफरेंट प्रोडक्शन लेवल्स पे टोटल कॉस्ट एस्टिमेट कर सकता होगा। तो ये कॉस्ट एस्टिमेशन के लिए इस्तेमाल होता है। आपको अभी इस वक्त इसका क्या काम है, आपको काम ये है कि अगर बिजनेस के पास कुछ पीरियड्स का डाटा हो और उस डाटा से ए और बी निकालना चाहे तो वो हाई लो मेथड से कैसे निकालना है, ये काम आपको आना चाहिए। फाइंडिंग ए एंड बी यूजिंग हाई लो मेथड। एक मिसाल से सिखाता हूं। टोटल लेबर कॉस्ट फॉर लास्ट 4 months। मुझसे रिक्वायर्ड है हाई लो मेथड यूज करके टोटल कॉस्ट फंक्शन, यानी y इज इक्वल टू कुछ रुपए प्लस कुछ रुपए x। अगर इस बिजनेस की सारी लेबर कॉस्ट फिक्स्ड होती तो हर महीने की सेम होती ना, क्योंकि फिक्स्ड होती। अगर सेम नहीं है तो इसका मतलब वेरिएबल है। क्या सारी अवेलेबल है पता नहीं, लेकिन वेरिएबल है। टोटल फिक्स्ड सारी नहीं है क्योंकि चेंज हो रही है। क्या इस किसी भी महीने में फिक्स कॉस्ट है ही नहीं? हो सकती है। यानी इन फिगर्स के अंदर फिक्स कॉस्ट भी है और वेरिएबल भी है। वेरिएबल कैसे पता चल रहा है? क्योंकि हर महीने चेंज हो रही है। हाई लो मेथड ये है, जिस भी बुजुर्ग ने बनाया, उन्होंने कहा आप एक सर्टेन पीरियड्स का डाटा ले लें और उनमें से 2 एक्सट्रीम्स ले लें, हाई और लो। तो हाई, ये हो गया हाई, और लो।
दो एक्सट्रीम्स ले ली, इन दो एक्सट्रीम्स को यूज करके टोटल कॉस्ट और यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, हाई हमने लिया है 16,200 और यूनिट्स हैं इसमें 310, और लो है 13,400 और यूनिट्स हैं 170। 170 यूनिट्स बनाने पे जो कॉस्ट आई थी 310 पे, उससे ज्यादा क्यों आ गई? क्योंकि और ज्यादा यूनिट्स बन गए, इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट है। कितने यूनिट्स मजीद बनाने पे डिफरेंस इनका, कितनी मजीद कॉस्ट आई इनका डिफरेंस 2800। तो अवेलेबल डाटा में से एक हाई और एक लो लिया और उन दोनों का डिफरेंस लिया, और इस डिफरेंस की इंटरप्रिटेशन ये है कि 140 यूनिट्स मजीद बनाने की वजह से इतना खर्चा मजीद आया। तो ये जो मजीद खर्चा आया ये वेरिएबल है ना कि फिक्स है? ये वेरिएबल है। तो 140 पे मजीद 2800, तो एक पे कितना? तो ये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकल आई, बी निकल आया 2800 डिवाइडेड बाय 140 20, ये बी निकल आया, यानी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकल आई। अब इस बी को यूज करके हम इन दोनों में से किसी में भी ए फाइंड कर सकते हैं, दोनों से सेम निकलेगा। मैं दोनों में यूज करके दिखाता हूं। अगर मैं हाई लेवल वाला यूज करूं तो उस हाई लेवल की टोटल कॉस्ट कितनी है? यानी ये वाई है, ये वाई है। ढूंढ क्या रहे हैं हम? ए पता नहीं कितना है, प्लस 20, एक्स कितना है 310। तो यहां से ए फाइंड हो जाएगा 10,000। और अगर चाहे तो दूसरा वाला भी यूज कर सकते हैं। दूसरे वाले का y है 13,400 इज इक्वल टू ए पता नहीं प्लस b और x 170, तो a इज इक्वल टू 10,000। दोनों में से जो मर्जी यूज कर लें। तो इस बिजनेस के लिए कॉस्ट फंक्शन की शक्ल क्या बन गई फिर जो रिक्वायर्ड था? y इज इक्वल टू 10,000 प्लस 20x। तो हाई लो मेथड इस्तेमाल होता है ए और बी फाइंड करने के लिए। कम से कम कितने पीरियड्स का डाटा चाहिए? 2 का। तो वो जो 2 होंगे उन्हीं में से एक हाई और एक लो होगा, और अगर ज्यादा है तो फिर उनमें से हाईएस्ट और लोएस्ट। तो हाई लो मेथड है जिसमें हमारे पास सर्टेन एक्टिविटी लेवल की टोटल कॉस्ट होगी। मैंने मिसाल लेबर कॉस्ट की ली है, सेलिंग एक्सपेंसेस की भी मिसाल हो सकती है, मटेरियल कॉस्ट की भी मिसाल हो सकती है। तो हमें इस डेटा में से कोई दो एक्सट्रीम्स लेके, कोई दो नहीं, दो एक्सट्रीम्स लेके उनके डिफरेंस को डिफरेंस से डिवाइड करना है, तो बी आ जाएगा, और उस बी को यूज करके इन दोनों में से किसी में भी पुट करेंगे तो ए आ जाएगा। ये है जी हाई लो मेथड का आसान सिनेरियो। हाई लो क्यों करना है? सबसे 20 इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने डाटा खुद तमीज से बनाया है, इसलिए सबसे 20 आ रहा है। आप कोई से भी दो यूज कर लें, 20 और 10,000 ही आएगा, क्योंकि मैंने डाटा बनाई है ऐसे।
हाइलो मेथड लगाएं और ए और बी फाइंड करें। रिक्वायर्ड है इसका ए और बी फाइंड करें हाइलो मेथड लगा के करें। हाँ जी, ए कितना 6000 और बी 100 सबसे। चलो भाई ठीक है, जबरदस्त। अच्छा ये तो हो गया आसान, इसको करते हैं थोड़ा सा मुश्किल। जी जी, क्या फर्क पड़ रहा है? हाई लो यूनिट्स के हिसाब से देखना है कि कॉस्ट के हिसाब से देखना है? भाई सेम ही होगा, सेम ही होगा। यूनिट ज्यादा होंगे तो कॉस्ट भी ज्यादा ही होगी। हाई लो मेथड लगाने में मुश्किल काम यह है थोड़ा सा कि अगर ए एंड या और बी चेंज ड्यू टू चेंज इन एक्टिविटी लेवल्स। अगर एक्टिविटी लेवल चेंज होने से जैसे ज्यादा प्रोडक्शन होगी तो हो सकता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाए। हो सकता है हम प्रोडक्शन बढ़ाए जा रहे हैं तो हमें फिर एक और जगह किराए पे लेनी पड़े तो फिक्स कॉस्ट भी बढ़ सकती है। तो अगर डिफरेंट एक्टिविटी लेवल्स पे ए और बी हो जाए चेंज तो फिर क्या करेंगे?
तो फिर हमें ना डेटा को फिरकों में बांटना पड़ेगा। मिसाल से समझाता हूं। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट decreased by 20% if production exceeded 600 units. Fixed cost per month increased by 7,000 if production exceeded 800 units. इसको 500 कर लें, ऊपर मैंने 500 कर दिया। टोटल फैक्ट्री कॉस्ट फॉर लास्ट 6 months are as follows. Units produced, total cost. आए चले, कोई बात नहीं, वापस कर लें। चले ठीक है, आए चले वापस कर।
मुझसे रिक्वायर्ड है टोटल कॉस्ट फंक्शन। हाँ जी, नोटेड। रिक्वायर्ड है टोटल कॉस्ट फंक्शन, मुझसे रिक्वायर्ड है। अब यहां पर ना डिफरेंट एक्टिविटी लेवल्स के ऊपर ए और बी चेंज हो गए, तो हम इस सब में से हाई लो नहीं ले सकते। हमें पहले इस डेटा को फिरकों में बांटना पड़ेगा। अच्छा, फिरकों में बांटना कैसे है? पहले तो आपने ना इनको छोटे से बड़े की तमीज से लिखना है दोबारा। सॉल्यूशन में पहले आपने इसको छोटे से बड़े की तरफ तरतीब से लिखना है जी। महीने नहीं, ये 240, 380, 560, 670, 940 महीनों के नाम की खैर है वैसे तो। और इनकी कॉस्ट 35200, 37920, 41440, 44000। इस डेटा को बांटना है फिरकों में। अच्छा, फिरकों में कैसे बांटना है? दो चीजें हमारे पास, ए और बी। तो ए और बी के हिसाब से फिरकों में बांटना है। ए इनमें ए में चेंज कहां आ रही है? ए में चेंज कब आई? ए फिक्स कॉस्ट है। जब प्रोडक्शन ए 800 से ऊपर गई, तो अगर ए के हिसाब से फिरके बांटे हैं तो ये दो फिरके। ये समझ आएगा तो फिर अगली बात करूंगा। नहीं समझ आया? 800 से ऊपर प्रोडक्शन हुई है तो फिक्स कॉस्ट 7000 बढ़ी है, और जब तक 800 से अंदर अंदर थी तो फिक्स कॉस्ट सेम रह रही थी। जैसे मिसाल के तौर पे अगर फिक्स कॉस्ट पहले 50,000 रुपए रह रही थी, तो इन 5 महीनों में फिक्स कॉस्ट 50,000 है, लेकिन इस महीने में 57,000। तो फिक्स कॉस्ट के चेंज होने के ये दो फिरके बना लिए। अच्छा जी, अब बी के हिसाब से फिरके देखें। बी कब बदल रहा है? अच्छा, एक से ज्यादा दफा भी बदल सकते हैं जी। बी कब बदल रहा है? 500 से ऊपर निकलेगा तो बदलेगा। तो बी के हिसाब से देखें तो और तो इस कॉम को कितने फिरकों में बांट दिया? 3 में। 4 कितने? वो ये को पहले थोड़ी पूछ रहा बताएं कितने रेक्टेंगल है, ये नहीं पूछ रहा। जब इस कॉम को देखेंगे तो कितने फिरकों में बटी हुई नजर आ रही है? 3 है भाई। डब्बे नहीं गिनने कि एक ये बड़ा भी तो है। नहीं, इस कॉम को कितने टुकड़ों में बांटा है? 3 में बांटा है। ये ए और बी के हिसाब से फिरके बनाए हैं, और फिरके बनाने के बाद देखना है कॉम कितने हिस्सों में बट गई है। तो 3 हिस्सों में बट गई। हम इन 3 हिस्सों में से आखिरी वाले में तो हाई लो लगा ही नहीं सकते, उधर तो एक है। इन दोनों में से जिसमें मर्जी हाई लो लगा लें, लेकिन वो हाई लो विद इन दैट कॉम लगेगा।
विद इन दैट फिरका। पूरी कॉम को पहले ए और बी के हिसाब से फिरकों में बांटा, और जब ये फिरकों के डब्बे बना लिए फिर पिक्चर देखें कि कितने टुकड़ों में बट गई ये कॉम, 3। तो इसी भी टुकड़े के अंदर रहते हुए हाइलो मेथड लगा सकते हैं। अब इन 3 में से पहले और दूसरे में लगा सकते हैं, जिसमें मर्जी लगा लें। ये ए और बी से बांटना समझ आया है तो बताएं। ओके, तो अपने आप को समझाए भी तो सही ना, ये समझाए ना ये क्या टुकड़े किए हैं। चलें रिप्ले दिखाते हैं जी, ताकि आपको ये टुकड़े करने समझ आए। और कलर भी बदल लूंगा। आपके पास तो एक ही कलर है बेशक, लेकिन 4 हैं। ए के हिसाब से अगर फिरके बांटे तो वो ये 2 हैं। ए के हिसाब से ये 2 हैं, ठीक है। ए के हिसाब से 2 फिरके, और बी के हिसाब से ये फिरके हैं। ये लाल और हरे फिरके बांटने के बाद कॉम कितने टुकड़ों में डिवाइडेड लग रही है? 3। तो इन 3 में से किसी भी एक टुकड़े में जिसमें लगा सके हाइलो मेथड लगाएंगे, जो कि इसमें हम 2 जगह लगा सकते हैं, दोनों में से जहां मर्जी लगा लें। हाँ जी, चले पहले वाले में लगा लेते हैं। पहली वाली क्लास में लगाते हैं। अब जब है ही 2, तो एक हाई है एक लो है। तो हाई है 380 35200 और लो है 240 29600। डिफरेंस 140 5600। तो बी कितना आ गया? 5600 डिवाइडेड बाय 140 40। और इस बी को यूज कर लें किसी भी एक में। चले ऊपर वाले में कर लेते हैं। 35200 इज इक्वल टू ए प्लस 40 इंटू 380 20,000। तो अगर ए और बी डिफरेंट एक्टिविटी लेवल्स के साथ इनमें चेंजेस आ जाएं, तो फिर हाइलो मेथड लगाने से पहले कॉम को फिरकों में बांटना पड़ेगा। एक डिवीजन कर दें ए के हिसाब से, एक डिवीजन कर दें बी के हिसाब से, और ये दोनों डिवीजन करने के बाद ओवरऑल कॉम को देखें कितने टुकड़ों में बढ़ गई है, तो किसी एक टुकड़े में हाइलो मेथड लगा लें। अच्छा, अब जब हमने कॉस्ट फंक्शन बनाना है, तो चूंकि कॉम फिरकों में बढ़ गई है, तो हर फिरके का कॉस्ट फंक्शन अलग बनेगा। पहला फिरका कौन सा है, इसके लिए क्या डिफाइन कर लें? फॉर प्रोडक्शन लेस देन या अप टू 500 यूनिट्स। इसके लिए कॉस्ट फंक्शन क्या बन जाएगा? हमने इसी को ही तो सॉल्व किया है। y इज इक्वल टू 20,000 प्लस 40x।
दूसरे फिरके का क्या नाम रख लें? फॉर प्रोडक्शन फ्रॉम 500 टू 800 यूनिट्स, या 501 कह लें। इस फिरके में क्या तब्दीली आएगी? वेरिएबल कॉस्ट 20% कम हो जाएगी, तो y इज इक्वल टू 20,000 प्लस वेरिएबल कॉस्ट यानी 20% कम हो जाएगी 32x। और तीसरे फिरके का नाम क्या रखें? अबव 800 यूनिट्स। इस फिरके में क्या तब्दीली आएगी? फिक्स कॉस्ट 27,000 हो जाएगी प्लस 32x। अगर हमने दूसरे फिरके को सॉल्व किया होता तो ए का आंसर 20,000 आया होता, बी का आंसर 32 आया होता, फिर हम वो यहां लिखते और इससे फिर ऊपर चल के 40 बनाते। तो हम इन फिरकों में से किसी एक को यूज करके हाई लो लगाएंगे और वो जो ए और बी निकल आएंगे वो फिर अकॉर्डिंगली फिरकों के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। जी जी लेकिन 800 से ऊपर फिर ए बदल जाएगा ना, बी वही रहेगा लेकिन ए तो बदल जाएगा ना, तो इसलिए डिफरेंट फंक्शन बनाना पड़ेगा। अगर ये बिजनेस प्लान कर रहा हो कि हम अगले साल 1500 यूनिट्स बनाएंगे, 1500 यूनिट्स, तो कितना टोटल खर्चा आएगा? कौन सा फंक्शन यूज करें? तीसरा वाला। अगर बिजनेस जानना चाहे कि अगले साल हम 300 यूनिट्स बनाएंगे, तो पहला वाला। तो ये अलग अलग फिरकों के अलग अलग कॉस्ट फंक्शन बन जाएंगे। तो ये हाइलो मेथड ही है, लेकिन उससे पहले कौन को फिरकों में बांटना पड़ेगा। और कब करने की जरूरत पड़ रही है ये? जब ए और बी चेंज हो रहा है। ये होता है भाई हाइलो मेथड। ये सीवीपी के सवालों में इस्तेमाल होगा। अब सीवीपी शुरू करता हूं ये नोट कर लें, फिर सीवीपी शुरू करते हैं। ये जो मैंने पिछली क्लास में शुरू किया था ना, कुछ इंपॉर्टेंट कैलकुलेशंस नॉर्मली सीवीपी में यूज होती हैं, ये डन। अब सीवीपी कर रहा हूं शुरू। इससे नॉर्मली कौन डरती है? नॉर्मली डर ही रहे होते हैं। उसकी वजह यह है कि कुछ सवाल मुश्किल हैं जो इस चैप्टर के आखिर में हो रहे होंगे, तो क्योंकि एंड मुश्किल पे होगा तो फिर परेशान हो जाएंगे, वरना उस एंड के मुश्किल सवालों से पहले पहले ये बिल्कुल मुनासिब चैप्टर है। कॉस्ट, वॉल्यूम, प्रॉफिट,
सीवीपी, अल मशहूर सीवीपी, ये मैंने बुक में रखा हुआ है चैप्टर नंबर 11। और सीवीपी का मतलब है हमने स्टडी करना है एंड यूनिट्स। ये जो यूनिट्स का कॉस्ट और प्रॉफिट्स के साथ ताल्लुक है, इसको पढ़ना है इसके अंदर। यानी सेल्स में से वेरिएबल खर्चे माइनस करें तो आंसर क्या होता है? कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट्स माइनस कर दें तो आंसर क्या होता है? प्रॉफिट। तो इन तीनों चीजों का ताल्लुक होता है यूनिट से। इसका मतलब है इसका भी ताल्लुक होता है, फिक्स कॉस्ट का नहीं होता, अनलेस के कोई एक सर्टेन लेवल के बाद फिक्स कॉस्ट बढ़ रही हो। तो जनरली फिक्स कॉस्ट का यूनिट से लिंक नहीं होता, इन सबका होता है। तो ये सारा कुछ मुख्तलिफ तजुर्बे करके देखना कि इतने यूनिट्स हो तो क्या होगा, इतने यूनिट्स हो तो क्या होगा, हम फलाना काम करना चाहते हैं, बताएं कितने यूनिट्स बेचें, हम इतना प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, इतने यूनिट्स बेचना चाहते हैं, तो सेल प्राइस क्या रखें। इन सारी चीजों का जो आपस में ताल्लुक है वो हमने सीवीपी में पढ़ना है। सीवीपी इन चीजों के आपस के मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस का नाम है। सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, इनका प्रॉफिट यूनिट्स के साथ ताल्लुक है, फिक्स कॉस्ट का जनरली नहीं होता। तो डिफरेंट यूनिट्स के लेवल्स पे प्रॉफिट्स, कॉस्ट्स, कंट्रीब्यूशंस निकालना, मुख्तलिफ स्टेप्स लेना, ये सारी मेहनत सीवीपी है। और इसको मैंने इस चैप्टर को कुछ हिस्सों में बांटा है, जरा ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा ना तो कुछ बेहतरी होगी। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, जितनी भी कोई हो सकी, दिस चैप्टर इज स्प्लिट। ये मैंने तोड़ा हुआ है, इसका एक हिस्सा ब्रेक इवन पढ़ाऊंगा, एक हिस्सा है तो इससे रिलेटेड ही, यानी सवाल इकट्ठे ही होते हैं, लेकिन उसको मैं ब्रेक इवन से अलग रख रहा हूं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, एक हिस्से को मैं नाम दे रहा हूं टारगेट सेटिंग। हम इसमें कुछ टारगेट सेट कर रहे होंगे, फॉर एग्जांपल सेल प्राइस, यूनिट्स, हमने कुछ डिजायर्ड रिजल्ट्स हासिल करने के लिए टारगेट सेट करने होंगे। मिसाल के तौर पे मैनेजमेंट चाहती है हम अगले साल 4 मिलियन प्रॉफिट कमाएं, तो बताएं कितने यूनिट्स बेचें। हम इतना प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो बताएं सेल प्राइस क्या रखें। तो कोई ना कोई टारगेट सेट करना होगा। और जो मैं इन सब में नहीं बांट पा रहा, वो मैं कह देता हूं इफेक्ट्स या इंपैक्ट ऑफ सर्टेन एक्शंस। यानी सवाल हो सकता है कि अभी इस वक्त के हालात ये हैं, तो मैनेजमेंट ने फलाने फलाने एक्शंस लेने का सोचा है, तो बताएं प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ेगा। तो मैनेजमेंट के कुछ एक्शंस होंगे, उसका इंपैक्ट हम कैलकुलेट कर रहे होंगे। तो ये मैं इस चैप्टर को इन 4 टुकड़ों में बांट रहा हूं।
यहां तक? अच्छा, मैं ना ये इनकी हेडिंग देके चलूंगा आगे, यानी मैं पार्ट ए ब्रेक इवन बिल्कुल करूंगा। इन टुकड़ों में उतरने से पहले कुछ जनरल फार्मूले देख लें। इस चैप्टर में डिस्कशन में काम आएंगे, और इसके लिए आप इस चैप्टर के पहले पेज पे आ जाए। ये मैंने ऐसी रैंडमली को 5-6 चीजें लिखी हैं, नहीं 5-6 नहीं, कुछ 8-9 चीजें लिखी हुई हैं, लेकिन ये एज सच ना कोई बुजुर्गों के बनाए हुए वेरिएंस के तरह के फार्मूले नहीं है। मैं इसमें 2 चीजें और भी बना सकता था। ऐसे बस कुछ 8-9 चीजें डिस्कस की हुई हैं, ये इस चैप्टर के इन सब जगहों पर आएंगी काम, हेल्पफुल होंगी ये। तो इस चैप्टर के पहले पेज पे ही आ जाइए, पहला या दूसरा होगा, जो भी किताब है आपके पास अकॉर्डिंगली उसमें पहले पेज पे आ जाए। नई बुक का बताते चले, 260, इस चैप्टर का पहला पेज। अच्छा, एक तो आपने रट्टा लगाना है, ये जो शुरू में अजम्पशंस हैं इनको याद करिएगा, ये पूछी जा सकती हैं। वेरिएंस में मैंने साथ साथ थ्योरी बता दी थी, इस चैप्टर में से ये सीवीपी की अजम्पशंस पूछी जा सकती हैं, ये याद करिएगा। इस पेज पे और अगले पेज पे ये मिला के ना कोई टोटल 9 फार्मूले लिखे हुए मैंने। इनमें से पहला, दूसरा और तीसरा आपको आते हैं, पढ़ के देखें। ये टेबल के दरमियान में जो लाइन है समझे इक्वल है, यानी टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू आगे। तो पहली 3 चीजें आपको आती हैं, और अगर नहीं आती तो शर्म आती होगी। ये पहली 3 चीजें देख लें। टोटल कॉस्ट के 2 टुकड़े हैं, और टोटल वेरिएबल कॉस्ट ये DXC लिखा हुआ एक तरह से। अच्छा, ये ब्रैकेट में मैंने प्रोडक्शन और सेलिंग, ये क्या लिखा हुआ, यानी अगर वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट है तो इनटू यूनिट सोल्ड, और अगर वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट है तो इनटू यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। तो ये पहले 3 फार्मूले पे कोई एतराज? हाँ जी। अच्छा, ये जो तीसरा है ना, इसी को थोड़ा सा खोल के ये मैंने चौथा बनाया हुआ है, और उसको शेड इसलिए किया हुआ है कि ये चौथा और 9th इन्हीं पे मैंने ज्यादा बेस करनी है आगे चल के। तो इसको एक मैंने शेड किया, एक तरह से मैंने इसको स्टार लगाया हुआ है। चौथा फार्मूला देखे मैंने तीसरे को ही और खोला हुआ है, यानी प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस सारे खर्चे, और अगर सेल्स टोटल ना पता हो तो प्राइस इनटू यूनिट सोल्ड माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकली होंगी, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इनटू यूनिट्स सोल्ड, क्यों प्रोड्यूस्ड क्यों नहीं, ना 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 ना, ना। प्रॉफिट निकाल रहे हैं ना, प्रॉफिट निकाल रहा हूं मैं, तो प्रॉफिट तो जितने यूनिट्स बिके हैं उन्हीं पे निकलेगा। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इनटू यूनिट सोल्ड और माइनस आगे टोटल फिक्स कॉस्ट। तो इन 4 में कोई एतराज? पढ़ेंगे तो एतराज होगा, पढ़ लिए। 5वें में भी कोई एतराज नहीं होगा। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट निकालें तो कंट्रीब्यूशन है, सेल प्राइस पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, तो आंसर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और अगर टोटल सेल्स माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट तो टोटल कंट्रीब्यूशन। नंबर 6 में भी कोई मसला नहीं होगा। नंबर 6 मैंने ये लिखा हुआ है, इसमें से ये माइनस करें तो प्रॉफिट आएगा, और इसको आगे फिर थोड़ा सा खोल के डिफरेंट शक्ल बना दी। नंबर 7 बस टोटल कंट्रीब्यूशन को खोला है। हाँ जी, ये 8वीं चीज आपके लिए नई है, जीपी रेशो। जिन्होंने FR1 पढ़ा हुआ है, जो FR1 पढ़े हुए हैं, जीपी रेशो इज इक्वल टू जीपी ओवर सेल्स, या अगर इसको जीपी मार्जिन कह लें तो भी यही है, जीपी ओवर सेल्स। जी की जगह कंट्रीब्यूशन लगा दें, यानी जीपी की जगह कंट्रीब्यूशन आ जाए तो कंट्रीब्यूशन रेशो या कंट्रीब्यूशन मार्जिन, क्या फार्मूला बन जाएगा? कंट्रीब्यूशन ओवर सेल्स। जैसे अच्छा, FR1 ना पढ़े हुए लोग जो भी पढ़ रहे हैं, जीपी अगर परसेंटेज में देखना हो तो जीपी ओवर सेल्स, तो अगर कंट्रीब्यूशन एज अ परसेंटेज देखना हो तो कंट्रीब्यूशन ओवर सेल्स। तो ये नंबर 8 चेक करें, इसको CS रेशो भी कहते हैं, C फॉर कंट्रीब्यूशन, S फॉर सेल्स, C/S यानी कंट्रीब्यूशन ओवर सेल्स। तो ये आगे मैंने ब्रैकेट में टोटल और पर यूनिट क्या लिखा? टोटल से भी निकाल सकते हैं, पर यूनिट से भी निकाल सकते हैं। टोटल कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स कर लें, चाहे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय
सेल प्राइस पर यूनिट। इन 8 में कोई एतराज? 9वां समझें। अगर हमें टोटल सेल्स की अमाउंट पता हो, टोटल सेल्स की अमाउंट, और हम इस पे जीपी परसेंटेज लगाएं, टोटल सेल्स पता है और ये पता है कि ग्रॉस प्रॉफिट 20% होता है, तो सेल्स की अमाउंट पे जीपी परसेंटेज लगाएंगे तो आंसर क्या आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट आएगी ना। तो अगर सेल्स के ऊपर कंट्रीब्यूशन की परसेंटेज लगाएंगे तो कंट्रीब्यूशन की अमाउंट आ जाएगी। ये मैंने फार्मूला 9 बनाया है। सेल्स को सीएस से मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा? टोटल कंट्रीब्यूशन बन जाएगी, और उसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस कर ले तो प्रॉफिट। तो ये वेरिएंस की तरह कोई बड़े नपे तुले फार्मूले नहीं है, मैं और भी शक्लें बना सकता था, लेकिन ये मुख्तलिफ शक्लें बना के सिर्फ ये दिखा रहा हूं कि कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, सेल में से सिर्फ वेरिएबल माइनस करेंगे तो कंट्रीब्यूशन है, सेल में से सारी कॉस्ट माइनस करेंगे तो प्रॉफिट है, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स माइनस करेंगे। तो ये मुख्तलिफ शक्लें बस बना के दिखाई है, एक बार बस ये चीजें सामने लानी है। इन 9 फार्मूलों में से किसी पे कोई एतराज, तकलीफ, को बुरा लगाओ किसी को है जी? सीएस रेशो का मतलब क्या है? कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशो। कितनी पे क्या? किसी भी बिजनेस, हमारी 2024 की इनकम स्टेटमेंट में सेल्स आ रही थी 500 मिलियन, वेरिएबल कॉस्ट थी 400 मिलियन, कंट्रीब्यूशन था 100 मिलियन। कंट्रीब्यूशन सेल्स का कितने परसेंट है? तो 2024 की सीएस रेशो 20% थी। बस इसका मतलब कुछ नहीं है, बस ये कि 2024 में बिजनेस ने क्या किया जी? 20% कंट्रीब्यूशन कमाया, जस्ट एक परसेंटेज कैलकुलेट किया। इन 9 फार्मूलों में कोई एतराज? इसके नीचे तीनों एग्जाम नोट्स पढ़ लें, इसके नीचे डब्बे में तीनों एग्जाम नोट्स पढ़ लें। तीनों एग्जाम नोट्स पढ़ लीजिए। हमें सवाल में ना टोटल फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट अलग अलग चाहिए होती है इस चैप्टर के लिए। अगर नहीं दी हुई तो फिर यकीनन आपसे वो हाई लो मेथड टेस्ट करना चाह रहा होगा। ये जब सवालों में जाएंगे तो पता चल जाएगा। और अगर इसमें टैक्स मर्ज हुआ तो ऊपर वाले फार्मूले में जहां भी प्रॉफिट नजर आ रहा है वो पीबीटी है यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, और ऊपर जहां मैंने कंट्रीब्यूशन लिखा हुआ है तो उससे मुराद नेट कंट्रीब्यूशन ही है। जहां भी कहीं ऊपर कॉस्ट लिखी नजर आ रही है तो प्रोडक्शन, एडमिन, सेलिंग सब शामिल है। हाँ जी, मुझे आवाज आई है अजान की। पेपर अटेम्प्ट करने लगे हैं तो आपको पासिंग मार्क्स क्यों पता होने चाहिए? हैं? अगर पास होने का इरादा रखते हैं तो पासिंग मार्क्स क्यों पता होने चाहिए? ताकि पता चल जाए इतने नंबर लेंगे तो पास है। अच्छा, सारे स्टूडेंट्स पास होना तो चलो टारगेट रख ही रहे होते हैं, होना वो बात की बात है, लेकिन टारगेट तो रख रहे होते हैं। तो क्या सारे स्टूडेंट्स अपनी प्रिपरेशन और परफॉर्म करने के लिए जो टारगेट जहन में लेके जा रहे होते हैं वो 50 नंबर ही लेके जा रहे हो? यानी आप एफर्ट ही 50 नंबर की सोच के जाएंगे? क्यों 100? ओ वाह, 100 अपने आप को जानते हुए कितने मार्क्स का कुछ टारगेट लेके जाएंगे ना कि इतने नंबर इस सब्जेक्ट में मेरे आने चाहिए। तो कोई 70s को टारगेट करता होगा, कोई 80s को करता होगा, कोई 60s को, कोई 50s को। तो ये अपनी अपनी औकात के मुताबिक टारगेट है। टारगेट तो अपना सेट कर लिया, लेकिन पासे मार्क्स पता होने भी जरूरी हैं। क्यों? कि जो टारगेट अपना सेट किया है
हमें पासिंग मार्क्स पता हो ताकि एफर्ट उसके मुताबिक करें। जैसे अगर किसी स्टूडेंट ने टारगेट ही सेट किया था प्रिपरेशन के बाद कि मैं 90s में नंबर ले लूंगा, तो उसको पासिंग मार्क्स 50 पता होने से फायदा यह होगा कि 90 में कोई कमी बेशी रह गई तो खैर है, लेकिन जिसने टारगेट ही 51 का बनाया होगा उसके पास गुंजाइश नहीं है। तो फ्यूचर के लिए परफॉर्म करने का टारगेट सेट करना जरूरी है, लेकिन पासिंग मार्क्स भी पता होने चाहिए। बिजनेस सेल्स क्यों करेगा? प्रॉफिट कमाने के लिए। और अगर सेल्स नहीं कर सकेगा या थोड़ी करेगा तो लॉस में भी आ सकता है। लॉस में क्यों आए? जब बेचा ही कुछ नहीं तो लॉस किस बात का है जी? फिक्स कॉस्ट की वजह से। यानी अगर एक बिजनेस ये जीरो है, ये यूनिट सोल्ड है और ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अगर किसी बिजनेस ने एक साल में कुछ भी यूनिट्स ना बेचे तो कोई प्रॉफिट नहीं, कोई लॉस नहीं, लॉस होगा। लेट से इतना लॉस होगा। जैसे जैसे वो यूनिट्स बेचता जाएगा लॉस कम होता जाएगा, और एक सर्टेन लेवल ऑफ यूनिट से ज्यादा बेचने तो प्रॉफिट में चला जाएगा। कितने यूनिट्स बेचेगा तो लॉस से प्रॉफिट तक जाते जाते बिल्कुल जीरो पे आएगा। इसको ब्रेक इवन कहते हैं। ये ब्रेक इवन है। यानी कम से कम बिजनेस कितने यूनिट्स बेचे या कितनी सेल्स करे कि प्रॉफिट जीरो हो जाए। अगर उससे कम सेल की तो फिर लॉस होगा, उससे ज्यादा हुई तो प्रॉफिट होगा। तो इसको ब्रेक इवन सेल कहते हैं। ब्रेक इवन सेल होती है इज द मिनिमम लेवल ऑफ सेल्स which must be achieved to avoid loss. ब्रेक इवन फॉर एनी पीरियड वो कम से कम सेल्स हैं जो कम से कम होंगी तो लॉस अवॉइड होगा। दूसरे लफ्जों में इस बात का मतलब यह है कि अगर बिजनेस ने उतनी ही सेल्स की जो उसकी ब्रेक इवन सेल्स हैं तो प्रॉफिट कितना होगा? जीरो होगा। और इसको एक और तरह से ऐसे भी कह सकते हैं कि उस साल बिजनेस टोटल कंट्रीब्यूशन कितनी कमाएगा? टोटल फिक्स कॉस्ट के बराबर। अगर बिजनेस बस उतनी ही सेल्स कर सके कि जो ब्रेक इवन सेल्स हैं तो उस साल बिजनेस ने प्रॉफिट कितना कमाया? जीरो। इन अदर वर्ड्स टोटल कंट्रीब्यूशन कितनी हुई? टोटल फिक्स कॉस्ट के बराबर। देखें, टोटल फिक्स कॉस्ट के बराबर कंट्रीब्यूशन होगी तभी तो प्रॉफिट जीरो होगा। तो ये होती है ब्रेक इवन सेल्स, कि कम से कम कितनी सेल्स हो कि बिजनेस लॉस से निकल आए। और अगर बस इतनी ही सेल्स कर सका तो फिर बिजनेस ने फॉर दैट ईयर कितना प्रॉफिट कमाया? जीरो। यानी उस साल में बिजनेस ने कितनी टोटल कंट्रीब्यूशन कमाई? टोटल फिक्स कॉस्ट के बराबर। चलिए नमाज पढ़ लीजिए। बिजनेस फॉर एनी गिव। अच्छा, बिजनेस आपको पासिंग मार्क्स जानने क्यों जरूरी हैं? उस पेपर के लिए जो भी देना है, जो दे चुके हैं, जो देना है, जो दे चुके उसमें तो हो गया जो होना था। तो इसलिए ये जो इस चैप्टर में ब्रेक इवन या आगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी पढ़ाऊंगा, जनरली ये सारी कैलकुलेशंस फ्यूचर के लिए जनरली।
एग्जाम क्वेश्चंस में पिछले गुजरे हुए साल की भी रिक्वायर्ड हो सकती हैं या वर्किंग में निकाली जा सकती हैं, वरना कॉन्सेप्चुअली ये मेनली है ही फ्यूचर के लिए फिक्र, कि हमें फ्यूचर के लिए पता हो ना ब्रेक इवन सेल कितनी है, ताकि सेल्स टीम परफॉर्म करते हुए फिर ख्याल रखे। तो बुजुर्गों ने फिर इसके लिए कोई फार्मूला भी बनाया होगा। ब्रेक इवन सेल का फार्मूला, ब्रेक इवन सेल्स मैनेजमेंट को पता होनी चाहिए, ये दोनों शक्लों में पता होनी चाहिए, यानी ब्रेक इवन सेल यूनिट्स में भी पता होनी चाहिए और रेवेन्यू अमाउंट में भी पता होनी चाहिए। और ब्रेक इवन सेल अमाउंट में, इसको रेवेन्यू भी कहते हैं। अच्छा, अगर तो आप बिल्कुल सुस्ती के मारे मरने वाले हो गए तो फिर तो आपको नहीं समझ आएगा। थोड़े से भी जाग रहे हैं तो आपको एक काम कह रहा हूं, बुक में उसी पहले पेज पे आए, चौथा फार्मूला लिखा हुआ मैंने, चौथा फार्मूला। इस फार्मूले में ये जो यूनिट सोल्ड हैं, अगर ये ब्रेक इवन हुए तो प्रॉफिट कितना आएगा? 0, है ना? तो इसमें नहीं, नंबर 7 में आए, नंबर 7, अगर यूनिट सोल्ड ब्रेक इवन हुए तो प्रॉफिट कितना आएगा? तो अगर आपको फिक्स कॉस्ट पता हो, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पता हो और ब्रेक इवन कितने यूनिट सेल करने पड़ेंगे ये जानना हो, तो क्या फार्मूला बना लें इसको रीअरेंज करके। प्रॉफिट को 0 रखा, बाकी देखें शक्ल क्या बिगड़ी, टोटल फिक्स कॉस्ट उधर चला गया, यूनिट सोल्ड चाहिए, टोटल फिक्स कॉस्ट, तो बस बुजुर्गों ने भी ऐसे ही बनाया होगा, तो आप सबको बुजुर्गी हासिल हो गई। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, यानी जिस साल की ब्रेक इवन सेल निकालना चाह रहे हैं उस साल की टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो ब्रेक इवन यूनिट्स आ जाएंगे। और अगर रेवेन्यू जानना चाह रहे हैं तो एक तो ब्रेक इवन यूनिट्स से भी रेवेन्यू तक पहुंच सकते हैं। कैसे? ब्रेक इवन यूनिट्स पता चल गए, सेल्स की अमाउंट कैसे निकालें? सेल प्राइस से मल्टीप्लाई कर लें, या बुजुर्गों ने डायरेक्ट फार्मूला भी बनाया होगा। तो फार्मूले नंबर 9 पे गौर करें। अगर ये सेल्स जो यहां लिखी हुई हैं ये ब्रेक इवन सेल्स हुई तो प्रॉफिट कितना होगा? तो ये ब्रेक इवन सेल फाइंड करना चाहें तो फार्मूला क्या बना? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय, चलें ये देखें कितना आसान था, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय CS रेशियो। यानी हम जिस साल का प्लान कर रहे हैं उस साल की टोटल फिक्स कॉस्ट को जो हमारी प्लान्ड कंट्रीब्यूशन मार्जिन है उससे डिवाइड कर दें तो उस साल की ब्रेक इवन सेल्स आ जाएंगे। तो ये ब्रेक इवन सेल्स सवालों में स्ट्रेट रिक्वायर्ड हो सकती हैं, बस सवालों की मुश्किल ये होगी कि फिक्स कॉस्ट ढूंढनी नहीं होंगी, हो सकता है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की मेहनत करनी पड़े। रिक्वायरमेंट स्टेट ब्रेक इवन सेल्स, इनके लिए फिर सवाल से डेटा मेहनत से निकालना पड़ रहा होगा। चले 67 में इसकी